हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो वशिष्ठ लॉ क्लासेस का 9th वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। स्टूडेंट्स, उन वीडियोस में सिविल जज और एडीपीओ की तैयारी के बारे में, सिलेबस के बारे में, सिविल जज और एडीपीओ की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स का उपयोग करना चाहिए आपके लिए, उनके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया है। स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वो सारी वीडियोस आप देख सकें। और उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप उन्हें देखिएगा। स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो में ये कहा था कि मैं सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो बनाऊंगा, और इसलिए मैं आज कॉन्स्टिट्यूशन पर ये वीडियो लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक हम 2 या 3 पार्ट में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली देखिए क्या है, मेजर एक्ट्स जितने भी हैं वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते स्टूडेंट्स, तो उसके लिए मुझे 3-4 वीडियो एटलीस्ट बनाना ही पड़ेंगे। तो आज देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें भारतीय संविधान में ये समझना होगा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, यदि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो इतनी सारी है, वो इतनी डिटेल में है स्टूडेंट्स, के आपको शायद एक वीडियो क्या 4 वीडियोज़ भी कम पड़ जाएंगे 1-1 घंटे के। तो इसलिए देखिए, मैं जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं फोकस स्टडी पर ध्यान देता हूँ। मैं फालतू स्टोरी पर मुझे कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो एग्ज़ाम में आना ही नहीं है, जिससे कोई रेलेवेंस ही नहीं है एग्ज़ाम में आने की ना। देखिए, इससे हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है ये मेंस में इससे नहीं आएगा। आपको प्री एग्ज़ाम में ही हिस्ट्री से कुछ पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर का आता है सिविल जज में, और इसी तरीके से 4 या 6 नंबर का 4 to 6 मार्क्स का आपका हिस्ट्री वाले पार्ट से एडीपीओ में आता है, एडीपीओ के प्री एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स, हम जो है हम बहुत लिमिटेड पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन निकाल कर बैठिए। और देखिए, एक चीज़ और, जब भी मैं मेरे ये सब्जेक्ट वाइज वीडियोस रहेंगे, तब आप लोग हमेशा कॉपी पेन लेके बैठा करिए। तो देखिए, अब मैं फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक, अब संविधान सभा का निर्माण किस सन में हुआ था, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आप उसकी एक ईयर आप नोट कर लीजिए। 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अब संविधान सभा में कौन कौन मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स थे, ये टोटल हमें हर मेंबर्स की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। हमें बस देखिए, अब पॉइंट वाइज बस इतना ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आप नोट करिए कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आप नोट कर लीजिए। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि ड्राफ्ट कमेटी के लीगल एडवाइजर कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, विधि सलाहकार कौन थे संविधान सभा के। तो उनका नाम नोट करिए आप, BN राव, B फॉर बॉम्बे, N फॉर नागपुर, राव, RAO। BN राव जी संविधान सभा के विधि सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। अब देखिए, इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, किसने प्रिपेयर किया था ड्राफ्ट को।
तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स 99% स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं आते हुए भी। वो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर टिक लगा के आते हैं। बचपन से पढ़ा हुआ, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, तो उनको लगता है कि ड्राफ्ट भी उन्होंने ही तैयार किया होगा। ऐसा नहीं है। संविधान सभा में विधि सलाहकार जो थे, उन्होंने हमारे भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था BN राव ने। तो ये आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका क्लियर हुआ। BN राव हमारा करेक्ट आंसर होगा, ना कि भीमराव अंबेडकर जी। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो चेयरमैन हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। तो प्रारूप समिति के चेयरमैन और प्रारूप किसने तैयार किया, दोनों क्वेश्चंस में अंतर है, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। आंसर भी देखिए, एक 0 नंबर लेकर आएगा, एक 2 में से 2 नंबर आएंगे, 1 में से 1 आएगा यदि हमने गलत टिक किया तो। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ड्राफ्ट किसने तैयार किया और ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हिस्ट्री से कि संविधान सभा की झंडा समिति के चेयरमैन कौन थे। तो देखिए झंडा समिति के चेयरमैन थे हमारी संविधान सभा के JB कृपलानी। अब देखिए हम JB कृपलानी जी का नाम अगर भूल रहे हैं तो हम कैसे ध्यान रखें। देखिए स्टूडेंट्स, में कहीं मैंने आपसे शायद पहले भी बोला है वीडियोस में कि जहां मुझे लगेगा वहां मैं कुछ आपको ट्रिक्स दूंगा और जहां पॉसिबल है वहां पर। अब झंडा समिति के चेयरमैन JB कृपलानी जी थे। ये हम बहुत, इनका नाम कॉमन नहीं है, बहुत लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा, अभी पहली बार सुन रहे होंगे। तो देखिए इनको याद कैसे रखा जाए। तो हम जब भी कभी हिंदी में झंडा को हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं, झंडा को फ्लैग कहते हैं, लेकिन हम उसे जब हिंदी में व्हाट्सएप वगैरह पे आप लोग टाइप करते होगे तो झंडा को कैसे टाइप करोगे, देखिए JHANDA ऐसे लिखते हैं हम। बहुत छोटी चीज है, लेकिन मुझे आपका आंसर एग्जाम हॉल में सही कराना है, बस इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और इसलिए आप दिमाग में रखिए। J फॉर झंडा, J फॉर JB कृपलानी, JB कृपलानी। अब ये आप कभी नहीं भूलोगे, क्यों? देखिए याद तो सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है आप विदिन 1 to 2 सेकेंड्स इसका आंसर टिक कर देंगे। पर बाई चांस भूल गए तो, अब भूल गए तो हमें तुक्का थोड़ी लगाना है या छोड़कर नहीं आना है। हमारा आंसर सही होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो हमारा आंसर सही। अब आप किसी ट्रिक के माध्यम से करें या आपको रटा हुआ हो, याद हो, वहां आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। उन्हें आंसर सही होने से मतलब है। हम J फॉर झंडा बोलते हैं तो J फॉर JB कृपलानी, हमारा नाम क्लिक हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, देखिए हिस्ट्री में से कि संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग कब हुई। तो देखिए इसकी डेट है, वो आपको नोट करना है। संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946। नौ दिसंबर 1946। अब ये डेट 9 दिसंबर 1940, ये आपको जो ऑप्शंस आएंगे ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाले नहीं आएंगे। 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर 1946, ऐसे नियर आते हैं ऑप्शंस हमेशा, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो देखिए इसका याद रखने का एक छोटा सा मैंने तरीका निकाला है कि 9 दिसंबर, 9, इसको हम 9 कहते हैं, 9, इसको इंग्लिश में हम नो भी कहते हैं, NO, नो। अब देखिए संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय हमारा संविधान नहीं था। उस संविधान को बनाने के लिए ही तो मीटिंग हो रही थी। मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इसलिए तो मीटिंग हुई थी। तो नहीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, नो। तो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हुई थी।
अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है आपका कि संविधान सभा की प्रथम मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी। अब इसी को घुमा के बोलते हैं किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम मीटिंग हुई थी। अब इसका एक क्वेश्चन और जो घुमा के पूछा जाता है कि संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए 3 प्रश्न है, आंसर एक ही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने ही फर्स्ट मीटिंग की अध्यक्षता की थी 9 दिसंबर 1940 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्परेरी चेयरमैन। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट फिर स्थायी कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष देखिए दूसरे दिन ही बना दिए गए थे, मींस 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब आप ये नाम नोट कर लीजिए दोनों, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग बहुत गलतियां करते हैं, बहुत गलती। क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे नहीं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स से ज़्यादा गलती हो जाती है इसमें। क्योंकि उसमें वो पूछ रहे हैं प्रश्न संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे संविधान सभा के, और अस्थायी और स्थायी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और अस्थायी की जगह स्थायी अध्यक्ष पर टिक लगाकर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। स्थायी और अस्थायी एक जैसे वर्ड है, अ का ही तो अंतर है, बस वो अ आपने ध्यान दे दिया तो आपका एक में से एक मिल जाएगा, अदरवाइज आपका 0 मिलेगा। एडीपीओ को का 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2 में से 0 मिलेगा आपको यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को तो क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा कि टेम्परेरी लिखा आ रहा है और परमानेंट लिखा आ रहा है, पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स तो स्थायी और अस्थायी इन वर्ड हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। देखिए प्रश्न आप अच्छे से पढ़ोगे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो दोनों नाम हमें ध्यान रखना है कि स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इतिहास से ही, भारतीय संविधान के इतिहास से, कि हमारा संविधान कब लागू हुआ। बहुत बार आ चुके हैं ये प्रश्न, ये मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। देखिए हिस्ट्री बहुत बड़ी है इसकी, पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, हमारा संविधान कब लागू हुआ। बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी मैं छोटी सी चीज़ बताऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ लोग आते हुए भी गलत करके आते हैं। हमारा संविधान कब लागू हुआ। हमारा संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। 1949, ठीक। अब ये डेट है हमारे। यदि हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ, कब अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा, कब अपनाया गया, ये ऐसे सिनोनिम्स हैं एक्चुअली, ये एक जैसे प्रश्न है। ये आपको सिर्फ एक ही पर टिक लगाना है, 26 नवंबर 1949। कब हमने इसको अंगीकृत किया, कब एडॉप्ट किया भारतीय संविधान को, तो ये डेट आपकी आएगी 26 नवंबर 1949। ठीक, अब देखिए इसका जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको थोड़ा अलग लगेगा, इसी में क्वेश्चन घुमा कर दे दिया जाता है भारतीय संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ, टोटली कंप्लीटली कब लागू हुआ। तो देखिए ये अब इसका आंसर दूसरा होगा। पूरी तरह हमारा संविधान लागू हुआ इस डेट के 2 महीने बाद, मीन्स 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ। अब ये कंप्लीटली टोटली ये वर्ड जो है स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते,
उन्हें लगता है कि हाँ, हमने तो संविधान के लागू होने की डेट 26 नवंबर 1949 पढ़ रखी है, तो वही सही है। और जब घर आते हैं तो उन्हें लगता है हमारे इतने मार्क्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन पता पड़ रहा है रिजल्ट में आपका वो मार्क्स उस क्वेश्चन का 0 मिला है आपको। तो देखिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपको। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को वो पूरी तरह से लागू हुआ। यानी सिंपल यदि कब लागू हुआ वाली बात आ रही है तो आप 26 नवंबर 1949 पर ही टिक लगाएंगे, 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर कंप्लीटली कब लागू हुआ भारत देश में हमारा संविधान पूरी तरह से, तो उसका एक ही आंसर है 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, यहीं पर एक चीज़ और नोट कर लेते हैं हम कि जब जो अब पूरी तरह से लागू हुआ और पहले जो लागू हुआ था तो उनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल्स तुरंत प्रभाव में आ गए थे। एट वंस केम इनटू फोर्स। कुछ आर्टिकल्स जो है तुरंत प्रभाव में आए थे। वो आर्टिकल्स आप नोट कर लीजिए, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, सिविल जज में भी कई बार पूछा गया है और एडीपीओ में भी कई बार पूछा गया है। तो वो आर्टिकल्स आप नोट कर लीजिए वन बाय वन। आर्टिकल्स हैं, देखिए 5, 6, 7, 8, 9, ये आर्टिकल्स जो हैं ये सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। देखिए, कोई भी देश का जब संविधान जब बनता है तो सबसे पहले उसके नागरिकों वाली बात आती है, नागरिक। तो उनसे संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो एट वंस केम इनटू फोर्स, तुरंत प्रभाव में आ गए। 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद देखिए नागरिकों के बाद क्या होगा, फिर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की शपथ है, आर्टिकल 60। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या होगा, अब राष्ट्रपति भी बन जाएंगे तो फिर वो चुनाव करवाएंगे, तो चुनाव आयोग है, राइट, इलेक्शन कमीशन। तो वो है आपका आर्टिकल 324। अब 324 ये थोड़ा सा ऐसा आर्टिकल है जो हम लोग भूल सकते हैं, तो छोटी सी ट्रिक उसके लिए नोट कर लीजिए। 324, जब हम बोलते 324 तो 4 से 24 और 4 से चुनाव, कभी नहीं भूलोगे आप, कभी नहीं। मेरा जो वीडियो आपने पहले देखा होगा, मैंने आपसे यही कहा था कि मैं आपको जो भी ट्रिक्स दूंगा वो नंबर्स और अक्षरों पर आधारित होंगी। एक एक अक्षर हमें आंसर क्लिक कराएगा। चुनाव आयोग आपसे एग्जाम में जब इसी को पूछा जाएगा तो आपके सामने ऑप्शंस क्या होंगे, 322, 323, 324, 325। तो इसमें अकेला 324 ही च से शुरू हो रहा है। 324, 24 में च से है ना, बाकी तो 300 300 सभी में कॉमन है। 22, 23, 24, 25। तो 24 से च से 24 आप इजीली क्लिक कर जाएगा आपका माइंड, यदि भूल रहे हो तो। ये सारी ट्रिक्स भूल रहे हैं तो के लिए है, अदरवाइज आप तो याद रखिए, बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन मैं बैक बेंचर्स के हिसाब से पढ़ाता हूँ, जैसे कुछ भी नहीं आता, जो पहली बार पढ़ रहा है वो भी सिविल जज बन सकता है यदि छोटी छोटी ट्रिक्स फॉलो करे। जरूरी नहीं है हमारा पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। आपका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, उसके बाद भी आप एडीपीओ बन सकते हो, सिविल जज बन सकते हो। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगी, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपको उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, इम्प्लीमेंट आपको करना है। तो स्टूडेंट्स, 324 हमने अब ध्यान रख लिया, अब कभी नहीं भूलेंगे। 324 में 24, 4 से 24, 4 से चुनाव आयोग। तो 324 भी तुरंत प्रभाव में आ गया। देखिए, चुनाव होंगे तभी तो फिर मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये भी तुरंत प्रभाव में आ गया। उसके बाद देखिए एक आर्टिकल प्रभाव में आया तुरंत, डेफिनेशंस वाला, तो वो है आर्टिकल 366। और उसके बाद फिर अब देखिए इंटरप्रिटेशन क्लॉज और डेफिनेशन दोनों एक साथ रहती हैं, तो इसलिए ये 367 ये आर्टिकल भी तुरंत प्रभाव में आया। तुरंत उसी समय 26 नवंबर 1949 को जो आर्टिकल तुरंत प्रभाव में आए वो ये आर्टिकल्स बता रहा हूं मैं आपके लिए। अब 366, 367 भी हो गया। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशंस जो दी गई हैं वो आर्टिकल 366 में दी गई हैं। ये थोड़ा अजीब है, बहुत पीछे दी गई हैं। अधिकतर एक्ट्स में सेक्शन 2 में या सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दी जाती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अजीब है हर मामले में।
तो ठीक है, हम इसी तरह ध्यान रखेंगे 366, 367 और उसके बाद देखिए कुछ आर्टिकल और प्रभाव में आए तो वो है 379, 380 एंड देन 388 एंड 391। ये आर्टिकल्स जो है देखिए 4 आर्टिकल्स जो है वो रिपील्ड हो चुके हैं। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 1956 में हुआ था, तो वो उस समय उसमें ये चारों आर्टिकल्स डिलीट कर दिए गए थे। उसके अलावा भी डिलीट कर दिए गए थे, 379 से लेकर 391 तक के सारे आर्टिकल डिलीट कर दिए गए थे। लेकिन ये 4 आर्टिकल्स जो हैं ये तुरंत प्रभाव में आए थे उस समय 26 नवंबर 1949 को, इसलिए हम इन्हें ध्यान रखेंगे। 379, 380, 388 एंड 391। ओके, एंड देन अब नेक्स्ट कौन सा तुरंत प्रभाव में आया, तो वो नंबर है हमारा आर्टिकल 392। 392 में है कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो देखिए क्या कोई उस समय इसलिए प्रभाव में आया क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम प्रेसिडेंट को हुई होगी तो फिर उनको वो चीज़ तुरंत प्रभाव में लाना पड़ी इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्राप्त हैं, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। ये है आपका आर्टिकल 392। और उसके बाद देखिए अब फिर एक अजीब चीज आ रही है, आर्टिकल 393। अब देखिए 393 आर्टिकल जो है इसमें इन्होंने इसका शॉर्ट टाइटल लिखा है, बताइए संक्षिप्त नाम कि भारत का एक संविधान होगा। अब है ना अजीब, देखिए मतलब हर एक्ट में आपके लिए सेक्शन 1 में मिलेगा शॉर्ट टाइटल उस एक्ट का नाम, लेकिन यहां कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 393 में है 393, तो ये भी तुरंत प्रभाव में आया। अच्छा, अब एक लास्ट और आर्टिकल है जो तुरंत प्रभाव में आया, वो है आर्टिकल 394। आर्टिकल 394, देखिए ये आर्टिकल 394 जो है इसमें क्या है, इसमें वही है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से आर्टिकल तुरंत प्रभाव में आए, एट वंस केम इनटू फोर्स, कौन कौन से आर्टिकल्स आए, तो वो ये 394 में लिखा है। ठीक, अब हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ कि देखिए 26 नवंबर 1949 को जब संविधान का लागू होने वाली बात हो रही है, अंगीकृत करने वाली बात हो रही है, तो फिर ये आर्टिकल्स प्रभाव में आए थे। अच्छा, इसके अलावा अब जो रिमेनिंग आर्टिकल्स थे, जितने भी सारे आर्टिकल्स हैं, वो सारे आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, प्रभाव में आए। रिमेनिंग सारे आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट हुआ कि डेट में भी कोई कंफ्यूजन नहीं, कौन से आर्टिकल प्रभाव में आए थे ये भी हमें पता चल गया। अब देखिए हिस्ट्री से ये भी पूछा जाता है कि तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। तो देखिए इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, ईयर में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ईयर जैसे 47, 48, 49, 50 4 ऑप्शन आते हैं, डेट भी आती है, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन ईयर हम कैसे ध्यान रखें सबसे पहले, तो देखिए हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। ठीक, अब इसका मतलब भाई झंडा हमने फहराया होगा लाल किले पर, तो वो तिरंगे को पहले ही अपना लिया गया होगा, उससे पहले झंडा फहराने से पहले। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि 47 में तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया था। ठीक, अब डेट, तो डेट देखिए इसकी 22 जुलाई डेट है, वो आप याद रखिए 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था। ठीक, नोट करने वाली चीज़ें हैं, पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ऐसे ही पेपर में आएगा। अब नेक्स्ट देखिए आती है बात राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वाली। तो राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है, जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। कहीं कहीं चटर्जी, कहीं कहीं चट्टोपाध्याय भी उनका नाम लिखा है, तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर बंकिम चंद्र देखकर ही हम टिक लगा देंगे। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें थोड़ा सा भूल जाते हैं स्टूडेंट्स कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान किसने लिखा।
तो थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ, आप उसे याद रखना, कभी नहीं भूलोगे जीवन में। वंदे मातरम वाली बात आ रही है, वंदे मातरम किसने लिखा? तो हमें याद है, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। जिसे याद नहीं उसके लिए क्या, वो तो 0 नंबर लाएगा ना। तो मुझे तो उसके 2 में से 2 और 1 में से 1 लाना है। तो मैंने उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, नोट करिए। वंदे मातरम वाली बात है, तो वंदे मातरम मतलब ब से वंदे मातरम, ब से वंदे और बा से बंकिम। अब छोटा सा अंतर है, ब बकरी वाला और ये व वन वाला है, लेकिन क्लिक तो हो जाएगा हमारा आंसर। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक, कभी नहीं भूलोगे आप लोग। अच्छा, अब ये हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में ये दोनों कब स्वीकार किए गए, यानी कब अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा? तो देखिए, इसको आप याद रखिए, गणतंत्र दिवस से याद रखिए, गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले, रिपब्लिक डे हमारा 26 जनवरी 1950, इससे 2 दिन पहले इन दोनों चीजों को, किसको? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। तो 2 दिन पहले दोनों को, मीन्स 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। तो ये भी क्लियर हुआ। देखिए, एक क्वेश्चन और इसमें 2-3 बार पूछा गया था कि अशोक चक्र को राज चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था? अशोक चक्र को, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन, बस हमें स्टोरी से कोई मतलब नहीं। अशोक चक्र को, तो देखिए, अशोक चक्र पहले तो ये बताइए कहाँ से लिया गया था? तो अशोक चक्र देखिए, गुजरात के सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक चक्र सारनाथ स्थित, सारनाथ एक जगह है गुजरात में। अब इसकी डेट नोट करिए। देखिए, अशोक चक्र को एम्ब्लेम के रूप में देखिए 26 जनवरी 1950, गणतंत्र दिवस के दिन ही 26 जनवरी 1950 को अशोक चक्र को राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, हमारे भी 10-12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं एटलीस्ट। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आता है? हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, देखिए, एक तो ये आता है, देखिए पिछले 20-22 साल का रिकॉर्ड हम देखेंगे तो एटलीस्ट 12 से 15 बार आया ये क्वेश्चन कि हमारा भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ। तो वो एक फिक्स है बिल्कुल। देखिए, आप उसे नोट कर लीजिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। याद करने वाली चीजें आप लोग याद रख लें। अब इसके बाद देखिए आती है बात कॉन्स्टिट्यूशन से की हिस्ट्री से ही। इसमें देखिए, इसमें कितनी महिला सदस्य थी टोटल? हाँ, इस पर भी कुछ कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स आते हुए भी कभी गलत कर देते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते इसीलिए। देखिए, इसमें प्रश्न आता है कि संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी कुल? तो हमारा आंसर होगा 15। नोट कर लीजिए आप लोग, 15। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि संविधान के निर्माण में मुख्य रूप से कितनी महिला सदस्यों का योगदान था, मुख्य रूप से, तो इसमें ऑप्शन दिए गए आपके 3, 4, 5, 6, हमें टिक लगाना है 3 पर। 3 महिला मुख्य रूप से उनका योगदान था। कौन कौन सी, वो भी नोट कर लीजिए आप लोग। हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख एंड सरोजिनी नायडू। हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख एंड सरोजिनी नायडू, इन तीनों महिलाओं का मुख्य रूप से योगदान था। इनके अलावा 12 महिलाएं और थी जिनकी जानकारी किसी को है नहीं, कहीं आपको किसी वीडियो में मिल जाए तो मिल सकती है, अदरवाइज कहीं ये लो प्रोफाइल, मतलब इनको जानता नहीं कोई जाता, पर फिर भी काउंटिंग में तो है। मीन्स टोटल 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हिस्ट्री से रिलेटेड अब कुछ चीज़ें ये आती हैं, जैसे कि देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको, हमारा संविधान जो है वो एक बुके की तरह है। देखिए अच्छे अच्छे फूल
हमारे जो संविधान के निर्माता रहे हैं वो कहीं से लेकर आए हैं और उन्होंने एक बुके बनाया है हमारे संविधान को। तो हमारा संविधान में जो अच्छे अच्छे फूल, अच्छी अच्छी बातें जो है वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले वाली बात आती है, सबसे पहली बात आती है देखिए मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक, आप लोग भूल सकते हो, मुझे ट्रिक देना पड़ेगी। देखिए अधिकार वाली बात आ रही है, ठीक, मूल अधिकार। और भी बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। जब ऑप्शंस में होते हैं तो फिर कंफ्यूज हो ही जाता है स्टूडेंट, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो हमें ध्यान रखना है, उन्होंने कहा है मूल अधिकार। तो देखिए अ से अधिकार होता है और अ से अमेरिका होता है। अब नहीं भूलोगे आप, अब नहीं भूलोगे। अ से अधिकार और अ से अमेरिका। ये देखिए मूल अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए। अब अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है, ये दो तीन चीज़ें और है वो नोट कर लीजिए। अमेरिका से राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और उसमें जो इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग होती है, महाभियोग की प्रक्रिया, वो भी अमेरिका से ली गई। तीनों चीज़ें अमेरिका से ली गई हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक आध दो चीज़ें और है जो आज तक कभी पूछी नहीं गई, इसलिए हम उन्हें दिमाग में स्टोर करेंगे ही नहीं। जो एग्ज़ाम में आता है, आ चुका है, बस वही हमें पढ़ना है, और जो आ सकता है वो भी हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे मूल अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए आप, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट वाला जो सिस्टम है अपने यहाँ पर, पार्लियामेंट में देखिए राज्यसभा, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये देखिए ये वाला जो सिस्टम है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन से और क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया देखिए सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। इसी तरह से प्रश्न आया था, 4-6 बार आ चुका है पहले, अब भी आ सकता है। ध्यान रखिए आप लोग, जो प्रश्न पहले आते रहे हैं वो धीरे धीरे करके 1-1, 2-2, 3-3 साल के गैप के बाद रिपीट होते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, अब देखिए लिमिट है, कहाँ से पूछेंगे तो इसी में से। तो इतना हमें ध्यान रखना है, सिंगल सिटीजनशिप और संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए आती है बात हमारी नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो कहाँ से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व वो हमारे लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। नोट करते जाइए, आप ध्यान रखिए, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात आती है हमारी मूल कर्तव्य की, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कहाँ से लिए गए? तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं, फॉर्मर सोवियत यूनियन। देखिए पूर्व सोवियत संघ मतलब देखिए पहले, अभी तो रसिया है एक्चुअली बड़ा देश, सबसे बड़ा उस ग्रुप का, ये 24-25 देशों में बढ़ गया था। तो वो जो पहले कंबाइंड था वो पूर्व सोवियत संघ था, उस वहाँ के संविधान से हमारे मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि मूल कर्तव्य हमारे किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको पूर्व सोवियत संघ पे टिक लगाना है। ठीक है, अगला आएगा देखिए क्वेश्चन आपका कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, देखिए आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट होता है। तो वो जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये क्वेश्चन जो है वो कई बार आ चुका है, हर बार वो पेपर में दे के मतलब परेशान हो गए, और स्टूडेंट भी सॉल्व कर करके, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं स्टूडेंट, याद नहीं रहता कि एकदम से। देखिए बहुत सारे देश हैं, अब आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, आपके जहाँ जहाँ से लिया गया है,
ठीक, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो चीज़ें ध्यान में नहीं रह पाती एकदम, तो वो उसके लिए देखिए कहीं कहीं जहाँ मैंने कहा पॉसिबल होगा मैं बताऊंगा। तो ये देखिए आप इसको भी एक ट्रिक नोट करिए आप कि संविधान संशोधन मीन्स संशोधन वाला पूछ रहे हैं वो, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो सा से हमारा क्या होता है देखिए, सा से संशोधन और सा से ही साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। कैसे भूलोगे आप? सा से संशोधन, सा से साउथ अफ्रीका। याद है तो बेहतर है, लेकिन हम ट्यूबलाइट देख रहे हैं, फैन देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो वो उससे आंसर क्लिक नहीं होगा। आप क्वेश्चन को देखिए, जो सामने स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिखेगा आप उसी को पढ़िए, और आपके दिमाग में एक चीज रहेगा, वशिष्ठ सर ने हमें बताया है अक्षर से ट्रिक या नंबर से ट्रिक। कहीं नंबर अक्षर में तो कुछ अच्छा, हाँ एकदम क्लिक कर जाएगा। संशोधन, सा से संशोधन, सा से साउथ अफ्रीका, कभी नहीं भूलोगे आप। और आपको तो नंबर से मतलब है बस। ओके स्टूडेंट्स, तो सा से संशोधन, सा से साउथ अफ्रीका, आप कभी नहीं भूलोगे। इसके अलावा देखिए एक चीज और आती है, जो हमारा संघीय सिस्टम है, फेडरल सिस्टम जो है हमारा, संघ होगा देखिए, केंद्र होगा, फिर राज्य होते हैं। तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये कहाँ से लिया गया? देखिए हर चीज छोटी छोटी, देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो सब बाहर से ही ली हैं देखा जाए तो, बट ठीक है हमें तो पढ़ना है। तो संघीय सिस्टम जो है वो लिया गया है कनाडा से, कनाडा के संविधान से। फेडरल जो सिस्टम है वो कनाडा से लिया गया है। अब बात आती है देखिए प्रीएम्बल की, एक चीज और जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मीन्स उद्देशिका, प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका भी कह सकते हो आप। तो उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रीएम्बल, ये एंड द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल की भाषा है वो एंड प्रीएम्बल इटसेल्फ, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रीएम्बल हमारा, प्रीएम्बल की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नोट करिए अच्छे से, एग्जाम में कई बार आया है। ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका, उद्देशिका की भाषा, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक, अब इसमें एक चीज और जो कि एग्जाम में आया था, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये यहां से शुरू होता है हमारा प्रीएम्बल। ये जो सेंटेंस है, हम भारत के लोग, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से ये सेंटेंस लिया गया है, हम भारत के लोग। कितनी बारीक बात है, एग्जाम में फेस करते हैं, तुक्का मार के आते हैं, कैसे पास हो गया? आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप मेरे चैनल के वीडियो सारे देखिए, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो, आता है तो बेहतर है। देखिए याद है बेहतर है, सबसे बढ़िया, ब्रिलियंट स्टूडेंट बेहतर है, शार्प माइंडेड बेहतर है। लेकिन जो एक मीडियम लेवल का स्टूडेंट है, बैक बेंचर रहा है हमेशा, क्या उसे सिविल जज और एडीपीओ बनने का राइट नहीं है? है उसे भी, बस वो मेहनत करे। बताऊंगा मैं कि कैसे मेहनत करना है, आप बन सकते हो। इसीलिए हिस्ट्री से रिलेटेड देखिए जितने जितने क्वेश्चंस आते रहे हैं, आ चुके हैं, आ सकते हैं, वो सब मैंने आपको बताया है। इसके अलावा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बाहर नहीं आता। यही पूछ लिया जाता है, बार बार घुमा फिरा कर यही पूछते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैंने वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस भी आपको बता दिया। तो आप लोग स्टूडेंट्स रेगुलरली वशिष्ठ लॉ चैनल, वशिष्ठ लॉ क्लास के चैनल के वीडियोस देखिए। आपको क्वेश्चंस में गलत नहीं होने दूंगा आपके, इतना मेरा प्रयास रहेगा। और हाँ स्टूडेंट्स, वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं 10 जुलाई से। और जो स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन करेंगे अगर, तो उनके लिए एडमिशन में उसी करंट जो भी क्लासेस चल रही है उन्हीं में दूंगा। लेकिन जो उनका छूट चुका है उसके लिए रिकवरी बैच में बनाऊंगा, जिसमें कि वो
जो चीज़ उनकी छूट चुकी है वो वहाँ पर कवर हो जाएगी। और आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़िए स्टूडेंट्स। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो क्लास अटेंड नहीं भी कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं या उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, वो स्टूडेंट्स भी वीडियो देख देख कर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि देखिए, रोज स्टडी करना, रिवीजन होना और प्लस वीडियो देख के पढ़ना, दोनों में डिफरेंस तो होगा, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जिसके पास कुछ नहीं है वो वीडियो देख के भी अच्छे से पढ़ सकता है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स सभी से कि देखिए, आप लोग किसी भी कोचिंग में यदि कहीं जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सारी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा भी था, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से मेहनत करते हैं। ये किसी कोचिंग से मेरा ये चैनल का कंपटीशन नहीं है, ये जस्ट आपको एक एडिशनल बोनस है, एक तरीके से ये आप वीडियोस भी देख सकते हैं, आप ऐसे बोनस आप ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। आप अपनी कोचिंग में भी आप जा रहे हैं, पढ़िए वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको मैं जो छोटे छोटे ट्रिक्स से आंसर आपका क्लिक करे वो चीज़ें भी बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से मन लगाकर तैयारी करिए और प्लीज़ वशिष्ठ लॉ क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए सब्सक्राइबर्स भी तो बढ़ना चाहिए, लाइक्स भी करिए, तभी फिर वीडियो बनाने में मन लगता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।